मैंने दो उदाहरण देखे। त्रिपाठी जी, राव साहब बहुत सौजन्य वाले व्यक्ति थे और बहुत विद्वान व्यक्ति थे और अल्पभाषी थे, बहुत कम बोलते थे नरसिंह राव जी। ठीक, लोगों ने कहा इनको अर्जुन सिंह दत्ता बता देंगे, शरद पवार इनको बेच लेंगे, जान भी नहीं पाएंगे नरसिंह राव, सोते रहते हैं क्या, बड़े बड़े घाघ लोग हैं, नटवर सिंह और फलान सिंह, करुणाकरण, रामकरण, सीताकरण, कौन कौन, विद्याचरण और श्यामाचरण, क्या कांग्रेस में तो सब 52 गज के थे क्या। लोगों ने बाद में बताया, सच झूठ मुझे नहीं पता, कि उनके पास उन्होंने एक ऐसा एल्बम बना के रख लिया कि जिसको एक बार मिलने बुला लेते थे चाय पे, वो फिर बिल्कुल शांत हो जाता था क्या। चाय पीने के बाद फिर वो बोलता नहीं था कतई, महीनों महीनों सालों साल क्या, सारी चतुराई किनारे हो जाती थी। तो वो क्या था, कोई कथा पढ़ाते थे वहां, नहीं ना। राजनीति ऐसे ही चलती है मित्र क्या। भैरव सिंह जी के बारे में भी हमसे एक बार राजस्थान के एक वरिष्ठ नेता ने बताया किस्सा। उन्होंने ओला जी को बुलवा लिया था, राजेश चौधरी जी, ओला जी का नाम जानते हैं ना आप, जानते होंगे, शीशराम ओला, बड़े नेता थे हैं जी, खूब बड़े नेता थे। हाँ। केंद्र में मंत्री रहे गिरजा व्यास, और उनको बुला लिया, बुला खाना खिलाया, अलग अलग बुलाया दोनों को, और फिर उसके बाद पता नहीं कौन सा मंत्र दे दिया कान में कि फिर वो बोलने बंद कर दिए। कहते कि भैरव सिंह जी के खिलाफ कभी नहीं बोले, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे लेकिन बोले नहीं। तो सरकार तो ऐसी चलती रही चौधरी जी। अब मसला ये, सारे मिलके ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ये हो गई कि बैटिंग हम ही करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा, आप सब लोग फील्डिंग में रहो अनंत काल तक, और अगर आप लोगों का टॉस आ जाएगा तो हम ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर देंगे कि आप लोग बैटिंग ना कर पाओ। राइट जी। देखिए अग्निहोत्री जी, महाराष्ट्र पे आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं बैठ करके जी, और महाराष्ट्र की जो सरकार का गठन हुआ है उसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना होगा। शिवसेना और कांग्रेस, एनसीपी, तीनों मिलकर के वहां सरकार चला रहे हैं। तीनों का कोई मेल नहीं है, ये गठबंधन 100% बेमेल है, कोई नीतियां नहीं मिलती, कोई एक दूसरे से, केवल सत्ता की मलाई चाटने के लिए ये लोग एक हुए जी। अब ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनना था, उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए था। एनसीपी और कांग्रेस को सत्ता की और अलग अलग प्रकार के सब स्वाद चखने थे, वो सत्ता में सब मिले और एक राजधानी में बैठ करके उन लोगों ने समझौता किया, एक जो अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा वो बनाया और सरकार चल निकली। अब गठबंधन तो बेमेल था, ऐसा तो था नहीं कि सबकी नीतियां एक थी, एक रास्ते पे हमको चलना है, एक सड़क पे उसमें दौड़ेंगे तीनों और चलेंगे आराम से, बराबर चल के काम करेंगे। जब नीचे आएंगे आप विधानसभा में, असली राजनीति तो बूथ पर होती है, असली राजनीति तो ब्लॉक पर, तहसील पर और जिले में होती है। वहां जब दोनों के कार्यकर्ताओं के जो टकराने लगे राजनीतिक स्वार्थ, तो वहां से खाई पैदा होती है। ये एक दिन की समस्या नहीं पैदा हो गई कि आज इतने शिवसेना के बागी विधायक हो गए और वो इधर उधर भाग रहे, एक दिन की समस्या नहीं है। ये समस्या का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन इस सरकार का गठन हुआ था, क्योंकि बेमेल सरकार थी। अब जब विधायक अपने क्षेत्र में जाता है, उसने एनसीपी के व्यक्ति को हराया था, कांग्रेस के व्यक्ति को हराया था, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ता है, वो अपनी पार्टी के लिए लड़ता है। जब तीनों एक दूसरे से विधानसभा में झगड़ा कर रहे हैं, तहसील पर झगड़ा कर रहे हैं, ब्लॉक केंद्र पर झगड़ा हो रहा है, थाने में झगड़ा हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ अधिकारी भी उसी तरह से बढ़ जाते हैं। कोई एनसीपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई शिवसेना का है। अब ज्यादा जब स्थिति खराब होती है तो यही परिणाम होता है। ये चाहे हम भाजपा को दोष दें, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति को दोष दें, घर में तो खुद के आग लगी हुई है, लोग अपने नहीं संभल रहे। अब आरोप दूसरे पे मढ़ना तो आसान है, दुनिया में सबसे आसान काम ही आरोप लगा देना है, उस आरोप को सिद्ध करना कठिन है। सब लोग बैठे हुए हैं और बड़े त्रिपाठी जी को मैं सुन रहा था और आपने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया बंसीलाल जी का। मैं त्रिपाठी जी से प्रश्न करना चाहूंगा, 1991 में उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिद गिरी, कल्याण सिंह जी की सरकार में मानता हूं नहीं रही होगी, उन्होंने सहमति दे दी या उन्होंने जानबूझ करके गिरवा दी, जो रहा होगा, बाबरी मस्जिद का ढांचा समाप्त हो गया।
समाप्त हुआ उससे पहले उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा स्वीकार होने के बाद तो सरकार बर्खास्त करने का मतलब ही नहीं था। उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया गया, ये जो प्रवचन कर रहे हैं यहां बैठ करके। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने कौन सा पाप किया था साहब? उसके बाद राजस्थान की सरकार ने कौन सा पाप किया था? उन्होंने कौन सी मस्जिद गिरा दी थी? आपको चलो अपनी तुष्टीकरण की नीति अपनानी थी, मान लिया आपने। उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह जी ने हो सकता है अपराध कर दिया हो, तो सरकार आपने बर्खास्त कर दी। तो ये चरित्र कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस तो लोकतंत्र की हत्यारी रही है, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान और जाएंगे। हिमाचल, शांता कुमार की सरकार, भैरव सिंह की सरकार और पटवा, सुंदरलाल पटवा की सरकार, ये की बर्खास्तगी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध भी ठहरा दी थी, अवैध भी ठहरा दिया था। तो ये लोग तो इस अब इनके अब होता क्या है, आप एक नाम ले रहे थे चर्चा में, जो मुगल शासक हुए अंतिम, मोहम्मद शाह रगीले। अब इनके मोहम्मद शाह रगीले राहुल गांधी इनको नजर नहीं आ रहे, तो मेरा दोष नहीं है, मेरी पार्टी का दोष नहीं है। आप अपने रंगीले को बदलिए ना, तो कुछ अच्छा होगा। आप अच्छा नेतृत्व उसको आने नहीं देना चाहते, वही मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश में हुआ, वो महाराजा सिंधिया यहाँ छोड़ करके आए हैं, तो कोई राजी से बहुत आसानी से थोड़ा हो किसी भी दल को बदलना। मैं भी विधायक हूँ, मैंने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी में अब तक लगाया है, मुझे मौका मिला, मैं लड़ा और मैंने एक 8 बार के व्यक्ति को हरा करके मैं विधायक बना बैठा हूं। 100 बार सोचता है जी पार्टी से बगावत करते समय कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता, उसकी पूंजी होती है उसका राजनीतिक जीवन, उसके पास सबसे बड़ी पूंजी होती है। 100 बार सोचता है, जब उसको लगता है मेरा भविष्य अंधकार में, जब उसको लगता है कि मेरा भविष्य चौपट हो रहा है, तब जाता है, इतनी आसानी से नहीं जाता। तो ये कांग्रेस को देखना चाहिए। अब्बास के साथ पले बड़े थे और हिंदुत्व का ठेका लेके बैठे हैं। मोहम्मद शाह रंगीले से तुलना करने से पहले मोदी जी की मेजर औरंगजेब से तुलना कर लीजिए, सोच लीजिए कि इतिहास की तुलनाएं बड़ी खतरनाक हैं। हिटलर से लेके और औरंगजेब तक तुलनाएं होंगी। अब्बास के साथ पले बड़े थे, आप स्वीकार करेंगे बचपन से घर में ईद की सेवैयां बनती थी। ये कौन सी राजनीति है मोदी जी की? पूरे देश का बच्चा बोल रहा है त्रिपाठी जी, काली शर्ट पहन के अब्बास साहब जाते थे, कोई दूसरा नहीं है। जितनी नाकामियां राहुल गांधी के खाते में लिखी हुई है, अब्बास पैदा की राजनीति में किसी भी राजनेता की नहीं होंगी। अच्छा, आपको अब्बास पे ऐतराज है क्या ये त्रिपाठी भाई? आपको अब्बास पे ऐतराज है क्या? केरल से चुन करके आए। अच्छा, वो अब्बास की बात ना करे तो भी आपको तकलीफ, अब वो अब्बास की बात करे तो भी तकलीफ। अगर जो मोहम्मद शाह रंगीले से तुलना कर रहे हैं तो जरा ये भी ध्यान रखें कि समस्या को देखिए। अच्छा, मैं एक, ठीक है राजेश भाई आएंगे आपके पास, मैं एक और बुनियादी बात, राजेश त्रिपाठी जी एक मिनट, एक और गंभीर बात कहता हूं जिससे और हमारे सारे पैनलिस्ट और ज्यादा इसमें संपृक्त हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े दल जो शासन के स्वाभाविक दल रहे 2 दशक तक उत्तर प्रदेश में, जब भाजपा और कांग्रेस दोनों साइड थे, समाजवादी पार्टी इनकी आशीष जी की और बहन जी की बसपा। बहन जी और मुलायम सिंह जी दोनों ने एक ही समय में अपने अपने घर में बैठ के चिट्ठी टाइप की राष्ट्रपति के नाम, दस्तखत की और एक ही उससे भिजवाई तुरंत राष्ट्रपति भवन कि हमारा समर्थन पूरा 100% बिना किंतु परंतु के कांग्रेस की सरकार को है। ठीक त्रिपाठी जी, एक सच्चाई उद्घाटित कर रहा हूं। उसमें से एक चिट्ठी वाले से मैंने पूछा एक बार कि भाई चिट्ठी, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, बताइए। बसपा सपा में तब बड़ा युद्ध था, भयंकर युद्ध का समय था, वो तो घाव भी ताजे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जानते नहीं हो, सरकार सरकार होती है और केंद्र की सरकार है उसके 1000 हाथ होते हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं समझ गया। तो हो सकता है पहले की सरकार इंजेक्शन दिखाती हो। आशीष जी आपसे सवाल कि लगा देंगे, नहीं तो ऐसा करो, ये हो सकता है लगा भी देते हो एक आध के, लेकिन इंजेक्शन का खेल तो रहा राजनीति में। वो 2 चिट्ठी आज भी गवाह है राष्ट्रपति भवन में, 10 साल वो रखी रही चिट्ठी, क्योंकि ताज कॉरिडोर और आय से अधिक संपत्ति वाला डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाला केस सीबीआई के पास था। आशीष जी,
जी आपने शायद म्यूट कर दिया, अनम्यूट करिए उसको। जी जी आशीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा दिखवाइए क्या समस्या। सुशील दुबे जी आपके पास आते वही प्रश्न मेरा। उत्तर प्रदेश की दो विपरीतगामी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां, उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को 10 साल बिना किंतु परंतु कीचू चपड़ किए हुए ब्लैंक सपोर्ट दे बनाए रखा। उसका कारण भी सबको पता था, कोई छुपी बात नहीं थी। तब आज भी वो स्थितियां जिंदा हैं जी, आज भी स्थितियां खत्म नहीं हो गई हैं, चाहे मुलायम सिंह की परिवार की हो, चाहे मायावती के परिवार की हो। आज भी वो प्यारे मोहन चतुर्वेदी दिल्ली में रोज सुप्रीम कोर्ट में लिए कागज पत्तर खड़े रहते हैं। विश्वनाथ चतुर्वेदी, हाँ, लिए कागज पत्तर खड़े रहते हैं। आज भी वो ताज कॉरिडोर वाली और ईंटों और वो आय से अधिक संपत्ति वाली स्थितियां मायावती के बंगले से बाहर नहीं निकली हैं। और लोग कहते हैं और आप भी जानते हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें ये बात सत्य सिद्ध होती है कि कहीं ना कहीं दबाव जैसे उस समय था वैसे ही आज भी दबाव है। तब राजनीति होती थी पर्सनालिटी की, थोड़ी बहुत नैतिकता की। आज पर्सनालिटी की दबाव राजनीति नहीं है। आज शुद्ध रूप से बार्गेनिंग की और मैनिपुलेशन की राजनीति है, जिसके मास्टर है मोदी जी। वही राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, जिसके प्रेरणा है पर्दे के पीछे अडानी, जिसके प्रेरणा है। वरना ये सिस्टम में केवल राजनीति अब नहीं है, ये सिस्टम में शेयर मार्केट है, इस सिस्टम में पूरा आर्थिक युग है। और महाराष्ट्र राज्य की आर्थिक राजधानी, देश की राजधानी है। इस पूरे सिस्टम के पीछे कांग्रेस ने क्यों समर्थन किया था कि महाराष्ट्र मिल जाएगा तो कुछ खर्चा पानी निकल आएगा। तो ये खर्चा जो महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है, ये तब भी जिंदा थी, आज जिंदा है। और राजनीति में मोदी का जो युग है वो आर्थिक राजनीतिक युग है। ठीक, ये उसके साथ साथ ईडी, सीबीआई, वरना देश का सबसे बड़ा कांड अमिताभ जी, टॉप 5 ईडी अधिकारी, देश का टॉप 5 ईडी अधिकारी, जिसके नाम से देश के हजार लाखपति करोड़पति उद्योगपति के पसीने छूटते थे, आज वो मात्र विधायक बन के हैं। कि कोई छोटा उदाहरण है देश की राजनीति का। ठीक है सुशील भाई, ठीक है, एक और उदाहरण देता हूं। त्रिपाठी जी, मसला मालूम कहां है? और करते सब वही हो क्या? गुलगुला सब खा रहे हो क्या? अपनी बारी पे दूसरी बात बोलते हो, दूसरे की बारी पे दूसरी। मसला सिर्फ मैं इतनी बहस कर रहा हूं।